स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। बुलेटिन की शुरुआत बजरंगबली के घर हुई चोरी की खबर से। एक चोर की दरअसल कई दिनों से बजरंगबली के दान पत्र पर बुरी नजर थी। वो रात के अंधेरे का इंतजार करता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने बड़ी चालाकी से उस पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन उसकी ये पूरी हरकत तीसरी आंख में कैद हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कानपुर में बजरंगबली के सबसे प्राचीन की मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा यूं ही लगी रहती है। पुत्र पवन सुत नामा। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी करते हैं। इसलिए कल्याणकारी पंचमुखी हनुमान की कृपा पाने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भक्त श्रद्धानुसार दान पात्र में पैसे डालते रहते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हर रोज की तरह शनिवार शाम को मंदिर में हनुमान जी की आरती की गई। रात में करीब 10 बजे महंत जितेंद्र दास ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। अगले दिन सुबह आरती के लिए मंदिर का दरवाजा खोला गया तो सब हैरान रह गए। गर्भगृह के दान पात्र टूटे पड़े थे, उसमें से पैसे गायब थे। खबर फैलते ही मंदिर प्रशासन और भक्तों में हड़कंप मच गया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो तस्वीर साफ हो गई। उसमें उस चोर की फोटो कैद हो गई जिसने भगवान के घर डाका डाला था। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। इस शख्स की उम्र करीब 20 से 22 के आसपास की लगती है। रात के 12 बजे के करीब मंदिर के गर्भगृह में एक शख्स नजर आता है। इसके बाद सीसीटीवी की एक तस्वीर रात 2:03 की है। तस्वीरों में चोर दान पेटी का ताला तोड़ता नजर आता है। इसके बाद वो दान पेटी में मौजूद पैसे निकालने में मशगूल हो जाता है। तस्वीरों में साफ है कि उसे कोई जल्दी नहीं है। उसे ना ही भगवान का और ना ही किसी और का खौफ है। हालांकि कुछ समय के लिए कैमरे का फोकस उससे हटता नजर आता है, लेकिन जल्द वो कैमरे में पैसे निकालता साफ साफ नजर आने लगता है। चोर को अच्छी तरह से पता है कि मंदिर में इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र होकर जितने पैसे अपने साथ ले जा सकता है निकाल लेता है। 2:06 के करीब हाथ और अपने टी शर्ट में पैसों की गड्डियां लेकर चलता बनता है। हालांकि भगवान के कीमती गहने और मुकुट को उसने हाथ नहीं लगाया। 2 गुलक बची है, 6 गुलक थी। मंदिर के महंत जितेंद्र दास के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे के करीब मंदिर गर्भगृह के सभी दरवाजे बंद करवा दिए गए थे। इसके बाद मंदिर के बाहर से कोई नहीं घुसा। महंत के मुताबिक चोर ने 5 दान पात्रों को तोड़कर चोरी की है। भगवान के घर चोरी की खबर से भक्त आग बबूला हो गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। आस्था से जुड़ा मामला होने की वजह से सीओ खुद पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच की। एक ही चोर है जो रात में लग रहा है दर्शन करने के लिए घुसा है, उसके बाद से वो निकला नहीं है, वहीं मंदिर के अंदर ही रह गया है। और रात में लगभग 12 बजे के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, 12 बजे की घटना है। 12 से लेकर के 2-2:30 बजे तक वो रहा है वहाँ। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर मंदिर परिसर से नजरें बचाकर कहीं छिपा रहा। मौका पाकर गर्भगृह के 7 दरवाजों को सरिये की मदद से उखाड़कर चोर अंदर घुस गया होगा। ये तो अभी कोई बता नहीं पाया है। महंत जी को भी नहीं पता है कि इसमें कितना दान आया था। जो भी आया रहा होगा वो सवेरे खुलता गिना जाता, तब पता चलता कि कितना पैसा। मंदिर के गर्भगृह और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। पुलिस जल्द ही चोर को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाकर भगवान के घर चोरी से भक्त बेहद नाराज हैं। चोरों के निशाने पर जिस तरह आजकल भगवान लगातार आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उधर हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर उग्र हुए आंदोलन के बाद अब जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। जाट आंदोलन के चलते करीब 5 दिनों से बंद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को अब खोल दिया गया है।
सोनपत में अब नेशनल हाईवे नंबर 1 को क्लियर कर दिया गया है और इसके बाद से अब हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इन सब के बीच सवाल यह है कि इस आग से आखिर किसका फायदा हुआ? जाट आंदोलन की आग में तबाह हुए रोहतक के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आ रही है। हफ्ते भर तक आंदोलनकारी शहर के अलग अलग हिस्सों में उत्पात मचाते रहे। ऐसा लग रहा था कि बेकाबू भीड़ सब कुछ जलाकर खत्म कर देने पर आमादा है। जाट आरक्षण आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान रोहतक जिले में हुआ। रोहतक के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि जिस किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। विरोध पर आमादा ये वो व्यापारी थे जिनकी संपत्ति जाट प्रदर्शनकारियों ने फूंक दी। इनकी मांग उन पुलिस वालों को बर्खास्त करने की है जिनकी आंखों के सामने प्रदर्शनकारी तांडव मचाते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जाट आंदोलन का केंद्र रहे रोहतक में गैर जाटों से संबंधित निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं खट्टर ने आश्वासन दिया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन दंगाइयों ने, इन उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं अथवा सामान लूटा है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई पूरी की जाएगी। दूसरी ओर राज्य में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र ने सीएम खट्टर को दिल्ली तलब किया है। इसी बीच करीब 1 मिनट के एक ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद राज्य में 10 साल तक हुकूमत करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवालों के घेरे में हैं। इस कथित ऑडियो क्लिप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह और खाप के प्रधान कप्तान मान के बीच बातचीत होने का दावा किया गया है। कथित ऑडियो क्लिप के मुताबिक प्रोफेसर वीरेंद्र कप्तान मान को सिरसा में आंदोलन भड़काने की नसीहत दे रहे हैं। ठीक है सर, अभी ठीक है। जब बात वगैरह आ रही तो काहे तो फोन हो रहा है। चर्चा में तो नहीं हो रहा ना, नहीं चर्चा वगैरह होगा। ठीक है सर, अभी ठीक है। जब कुछ चीजें जिस समय पता लगती हैं उसी समय उसकी जानकारी होती है। अब जैसे ये एक मीडिया के माध्यम से क्लिप हमको पता लगी है, ये जानकारी देती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी न किसी संगठन का हाथ हो सकता है। वहीं ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि हुड्डा इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले का सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस ऑडियो टेप ने सियासी हलकों में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IPN 7। कहीं आरक्षण की आग तो कहीं पर देशद्रोह पर दंगल। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी छात्रों उमर खालिद और उसके 2 दोस्त को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और अनिर्बान को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करना ही होगा। कोर्ट ने उमर खालिद को सरेंडर करने को कहा और पुलिस के JNU कैंपस में जाने पर रोक भी लगा दी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये होगा कैसे? JNU में 9 फरवरी को हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में फरार 5 आरोपी छात्र रविवार शाम से कैंपस में हैं। खुद को बेगुनाह बताने वाले ये छात्र पुलिस के सामने सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस को JNU कैंपस के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो बाहर इंतजार कर रही है। गहमा गहमी के बीच दिन में JNU के गेट पर BSF और CRPF को तैनात किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद में BSF के जवानों को हटा दिया गया। JNU परिसर में दिल्ली पुलिस की एंट्री को लेकर दाखिल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आज अगर हम आराम से वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जो है सद्बुद्धि मिलेगी, वो दे विल कोऑपरेट विद द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। अगर हमें लगेगा कि दे आर अनलाइकली टू कोऑपरेट, दे आर अनलाइकली टू अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ, then we have all the options available
and we will not be shy of using them. इधर दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर की याचिका लगाने वाले उमर खालिद और अनिरबान को कोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने उमर को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है। दरअसल उमर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे हाईकोर्ट में समर्पण करने की इजाजत दी जाए, सरेंडर के बाद सीधे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जेएनयू से हाईकोर्ट तक सेफ पैसेज दिया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, आप अपनी मनमर्जी से सब तय नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। ये मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में। आप ऐसी मांग कीजिए जो कानूनी तौर पर सही हो, सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि उमर खालिद की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। देश विरोधी नारेबाजी केस में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में विरोध किया। कन्हैया की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। पुलिस कमिश्नर बस्सी के मुताबिक बदले हालात में जमानत का विरोध जरूरी है। पहले बस्सी ने कहा था कि जमानत का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अब बस्सी ने कहा कि अब जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे। Kanhaiya did show some repentance when he issued that appeal. He has denied issuing that appeal. He has made certain false allegations. So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation and he is bound to influence witnesses. वहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। अमित पांडे, दिल्ली, IBN7। सरकार गंगा यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं उनके ही अफसर नदियों में खुलेआम लघु शंका करते दिखाई दिए हैं। इलाहाबाद में एडीएम साहब खुलेआम क्लीन गंगा अभियान की धज्जी उड़ाते नजर आए। एडीएम साहब आए तो थे त्रिवेणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन इसी दौरान एडीएम ओपी श्रीवास्तव ने खुलेआम संगम में लघु शंका की और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई जो आप देख रहे हैं। सरकारी अफसर की ये करतूत कैमरे में कैद हुई। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ऐसे साफ होगी गंगा जब खुद सरकारी योजना की धज्जियां सरकारी मुलाजिम उड़ाते नजर आएंगे। अगर आप सड़क के किनारे नाले के ऊपर बने स्लैब पर बेफिक्र चलते हैं तो होशियार हो जाएं। दिल्ली के द्वारका इलाके में फुटपाथ के नीचे बने नाले में गिरने से 2 युवकों की जान पर बन आई। दरअसल दोनों युवक सड़क के किनारे फुटपाथ पर बने स्लैब पर चल रहे थे और अचानक ये स्लैब भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। दोनों युवक 20 फीट गहरे नाले में समा गए और उनके ऊपर मलबा भी आ गया। हालांकि युवकों की किस्मत अच्छी थी कि इस हादसे को होते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया। कुछ लोगों ने नाले में कूदकर इन घायल युवकों को बाहर निकाला। फिलहाल इन दोनों का इलाज दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 3 स्कूली बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब केशवपुरम थाने से चंद कदम की दूरी पर ही 3 स्कूली बच्चे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।